दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो लाइक करना ना भूलें। प्रोफेसर विनय ने अपनी सारी ज़िंदगी गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन देने में निकाल दी। रिटायरमेंट के बाद वो गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, लेकिन जब बुढ़ापे में वो कैंसर जैसी बीमारी के शिकार हो गए, तो उनके अपने बच्चों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन जब उस दिन अस्पताल के बिस्तर पर मैंने उन्हें देखा तो मेरा नाम शौर्या है और मुझे बहुत मेहनत के बाद ये पोजीशन मिली है। लेकिन जब आज मुझे ये पोजीशन मिल गई थी तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, बल्कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इतने सालों के बाद, मेरी इतनी मेहनत के बाद मुझे ये पोजीशन मिली थी, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं था। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और इस अस्पताल के सबसे बड़े सर्जन कमरे के अंदर आए थे। उन्हें देखकर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो मुझे मुबारकबाद देते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतने बड़े अस्पताल के एमडी बन गए हैं। मैंने कभी भी किसी को ऐसे फूलों का गुलदस्ता नहीं दिया है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं इस अस्पताल का एमडी हूँ तो आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए। तो वो हंसते हुए बोले कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस अस्पताल के एमडी हैं, तो मैं भी इस अस्पताल का सबसे बड़ा सर्जन डॉक्टर हूँ। कितनी ही बड़ी सर्जरी क्यों ना हो, मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ। लास्ट में जब केस बहुत बिगड़ जाता है, तब मुझे ही बुलाया जाता है और मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ और पेशेंट की जान बचा लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि हम अच्छे दोस्त बन सकें। आपसे पहले जो इस पोस्ट पर थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मैंने आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है और आप यहाँ तक बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगे और आप हमेशा दूसरों को प्रेरणा देंगे कि हमें हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बातों का बुरा मत मानना। खैर, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया था, तो उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है, लेकिन हम कब तक उनका मुफ्त इलाज करेंगे और उनका खर्चा उठाएंगे। मुझे लगता है हमें उन मरीजों को शिफ्ट कर देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैंने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमें इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। और फिर मैंने उनसे कहा था कि मैं एक बार उन मरीजों से मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उन मरीजों की हालत कैसी है। अगर उनमें से किसी के बचने के चांसेस होंगे, तो हम उनका इलाज करेंगे। इससे हमारे हॉस्पिटल का नाम होगा और जिनका बचना नामुमकिन होगा, हम उन्हें घर वापस भेज देंगे। मैंने उनसे थोड़ी देर बात की और फिर वो वहाँ से चले गए थे। मैं वहीं खड़ा था और अपने आसपास के माहौल को देख रहा था। सब कुछ नया था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे मैं बाहर से जितना सख्त दिख रहा था, अंदर से उतना ही थका हुआ था। तभी मेरा पर्सनल असिस्टेंट मेरे पास आया और धीरे से बोला, सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका आज पहला दिन है। आप हॉस्पिटल को अच्छे से देख लें और सभी डॉक्टर से एक बार मिल लें। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्या मैं आपकी सभी डॉक्टरों के साथ मीटिंग फिक्स कर दूं? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा सर हिलाकर कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम सभी को बुला लो, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। उसने तुरंत हामी भरी और वहां से चला गया। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि ये जगह अब मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ हर छोटी बड़ी चीज मुझसे जुड़ी होगी। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत कुछ सहा था, बहुत जगह रिजेक्ट हुआ था, लोगों के ताने सुने थे, अपनों ने भी कई बार साथ नहीं दिया था। लेकिन आज मैं यहाँ था, एक ऐसी जगह जहाँ सब मुझे देख रहे थे और मुझे ही सब संभालना था। थोड़ी देर के बाद असिस्टेंट वापस आया और बोला, सर, सब डॉक्टर आ गए हैं, आप चलिए। मैंने गहरी सांस ली और उसके साथ उस कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर बैठे सारे डॉक्टर्स एक साथ खड़े हो गए। उनकी नज़रें मेरी तरफ थीं। कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ के चेहरे पर सवाल और कुछ के चेहरे पर साफ लिखा था कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं धीरे से अंदर गया और सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड के लिए मैंने सबको देखा, फिर मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहा, मेरा नाम शौर्य है और मैं यहाँ इस पोस्ट पर ऐसे ही नहीं आया हूँ। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है और बहुत कुछ सहा है। मैं आप सबसे बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मुझे किसी भी मरीज या उनके परिवार की तरफ से कोई शिकायत मिली, तो मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगा एक्शन लेने में। मैं किसी को भी यहाँ से बाहर कर सकता हूँ।
इसलिए काम करते वक्त हमेशा ये याद रखना कि आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि आप लोग यहाँ सिर्फ नौकरी करने नहीं आए हैं, आप यहाँ लोगों की जिंदगी बचाने आए हैं और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मैंने आगे कहा कि आप किसी भी मरीज या उनके घर वालों के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब बराबर हैं। और यहाँ कोई भी अपने जानने वाले के लिए कोई खास सुविधा नहीं देगा। अगर आपके घर से कोई भी यहाँ इलाज के लिए आता है तो उसे भी पूरा बिल देना होगा, क्योंकि यह हॉस्पिटल किसी की निजी जागीर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे समझें। मैंने थोड़ा रुककर उनकी तरफ देखा। कमरे में सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब बस मुझे देख रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, और एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, मैं दिल का नरम इंसान नहीं हूँ। मैं यहाँ तक बहुत कुछ सहकर पहुँचा हूँ और अब मैं किसी के लिए भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी पर रहम नहीं करता, इसलिए कोई भी गलती करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती की तो उसके बाद आपको यहाँ रुकने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबके चेहरे बदल चुके थे। कुछ लोग नीचे देखने लगे, कुछ एक दूसरे को देखने लगे और कुछ मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बहुत सख्त इंसान हूँ। मुझे उनके चेहरों से साफ समझ आ रहा था कि मैं उन्हें पसंद नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये सीखा था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों की पसंद नापसंद के बारे में सोचकर नहीं चल सकते। आपको बस सही करना होता है, चाहे लोग आपको समझे या ना समझे। मैं वहां खड़ा सबको देख रहा था और वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे बारे में कुछ सोच रहे हों। शायद वो मुझे घमंडी समझ रहे थे, शायद उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा सख्त हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस सख्ती के पीछे कितनी कहानी छुपी है, कितनी रातें हैं जब मैंने बिना सोए गुजारी हैं, कितने दिन हैं जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे और कितनी बार मैंने खुद को टूटने से रोका है। मैं वहां से मुड़ा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। मेरे पीछे सबकी नजरें थीं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे कदम सीधे मेरे केबिन की तरफ बढ़ रहे थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अब मुझे इस जगह को संभालना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी सख्त क्यों ना बनना पड़े। मैं अपने केबिन में जाकर कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के लिए मैंने खुद को शांत किया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास था कि ये शुरुआत आसान नहीं होने वाली है। ये लोग मुझे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे हर दिन खुद को साबित करना पड़ेगा और शायद यही मेरी असली परीक्षा है। तभी मेरे केबिन का दरवाज़ा धीरे से खुला और मेरा असिस्टेंट अंदर आया। उसने धीरे से कहा, सर, अगर आपको ठीक लगे तो आप हॉस्पिटल का राउंड ले लें, आपको सब कुछ समझने में आसानी होगी। मैंने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से सर हिलाया और खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब सिर्फ बातों से नहीं, काम से दिखाना होगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं केबिन से बाहर निकला, मुझे लगा जैसे ये जगह अब मुझे परखने के लिए तैयार खड़ी है और मैं भी तैयार था हर उस नज़र का सामना करने के लिए जो मुझ पर उठने वाली थी। मैं हॉस्पिटल का राउंड लेने के लिए बाहर निकल ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जैसे ही स्क्रीन देखी तो दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि कॉल घर से थी। मैंने बिना देर किए तुरंत कॉल उठा ली और जैसे ही फ़ोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से माँ की टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। वो बुरी तरह रो रही थी और हांफते हुए बस इतना कह पा रही थी, बेटा शौर्य, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी बहन पागल हो गई है, उसने अपना आपा खो दिया है। उनकी आवाज़ में इतना डर था कि मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और थोड़ा सख्त होकर कहा, माँ, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? आप डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, वो आकर उसे देख लेंगे। मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी पर हूँ और आज मेरा पहला दिन है। आपको पता तो है ना। मैंने ये बात जैसे ही कही, उधर से माँ और ज़ोर से रोने लगी और बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बहन हाथ में छुरी लेकर बैठी है, वो अपनी नस काटने वाली है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? तुम अभी के अभी घर आ जाओ। उनकी ये बात सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे दिमाग में एकदम से सन्नाटा छा गया और दिल इतनी तेज़ धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन अगले ही पल मैं बिना कुछ सोचे भागता हुआ पार्किंग की तरफ गया। मेरे कदम इतने तेज थे कि मुझे खुद एहसास नहीं हो रहा था कि मैं कैसे दौड़ रहा हूँ। मेरे दिमाग में बस मेरी बहन का चेहरा घूम रहा था, उसका डर, उसका रोना, उसका वो मासूम चेहरा जो धीरे धीरे इन सालों में कहीं खो गया था।
वो बचपन से ही थोड़ी अलग थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, अपने में ही रहती थी और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो और ज्यादा चुप होती चली गई। फिर एक समय ऐसा आया जब उसने लोगों से मिलना जुलना लगभग बंद कर दिया और अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगी थी। ये सब सोचकर मेरे अंदर डर और गुस्सा दोनों एक साथ उठ रहे थे। मैं जैसे ही पार्किंग एरिया में पहुंचा तो वहां एक सफेद गाड़ी आकर रुकी और उसमें से किसी को उतारा जा रहा था। मैंने बस एक नज़र उस तरफ डाली और मेरे कदम अपने आप रुक गए। वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता था। वो प्रोफेसर विनय थे। उन्हें देखकर मेरे अंदर जैसे आग लग गई। उनकी हालत बहुत खराब थी। वो बहुत ही कमजोर दिख रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए जरा भी रहम नहीं था, क्योंकि वो वही इंसान थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक अलग ही रास्ते पर धकेल दिया था, जिनकी वजह से मैंने अपने अंदर के जज्बात मार दिए थे और खुद को इतना सख्त बना लिया था कि अब किसी के दर्द से फर्क ही नहीं पड़ता था। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे पूछूं कि अब कैसा लग रहा है, लेकिन उसी वक्त माँ की आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई और मुझे याद आ गया कि इस वक्त सबसे ज़रूरी क्या है। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने असिस्टेंट को मैसेज किया कि अगर कोई विनय नाम का आदमी एडमिट हो तो मुझे तुरंत बताना। इतना लिखकर मैंने फ़ोन जेब में रखा और बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड से घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर सिग्नल, हर मोड़ मुझे रोकता हुआ सा लग रहा था। मुझे बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं मैं देर से ना पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने गाड़ी को जल्दी से पार किया और बिना दरवाज़ा ठीक से बंद किए ही अंदर भागा। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, मेरी आंखों के सामने जो था उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरी बहन सोफे पर बैठी थी, उसके हाथ में सच में एक छुरी थी और वो उसे अपने हाथ की नस के पास ले जा रही थी। माँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और रोते हुए उससे कह रही थी कि बेटा, ऐसा मत करो, ऊपर वाले के लिए ऐसा मत करो। मेरी आवाज़ सुनते ही वो थोड़ी रुकी, लेकिन अभी भी उसके हाथ कांप रहे थे। पापा थोड़ी दूरी पर खड़े थे, उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और घर का नौकर भी एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो वो खुद को चोट पहुंचा देगी। सब बस मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और सख्त आवाज में कहा, अपने हाथ से छुरी नीचे रखो और मुझे बताओ ये सब कब तक चलेगा। मेरी आवाज सुनते ही वो एकदम से चौंक गई। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में डर आ गया, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि मैं आ गया हूँ। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और उसके हाथ से छुरी नीचे गिर गई, जैसे उसके अंदर की ताकत खत्म हो गई हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो रो रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने थोड़ी नरमी से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों खुद को इस हालत में ला रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें इससे? तुम सोचती हो कि इससे सब ठीक हो जाएगा? नहीं, इससे सब और बिगड़ेगा। मेरी आवाज़ अब उतनी सख्त नहीं थी, उसमें एक भाई का डर था, उसका दर्द था। वो मुझे देखती रही और फिर अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कांपती हुई आवाज़ में बोली, भैया, मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में बहुत शोर होता है, मैं खुद को रोक नहीं पाती। मुझे बहुत डर लगता है, मैं खुद से ही डरने लगी हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। वो मेरे सीने से लगकर रोती रही और मैं उसके सर पर हाथ फेरता रहा। माँ भी पास आ गई और हम तीनों एक दूसरे से लिपट कर खड़े थे। उस पल घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मैं समझ गया था कि अब ये सिर्फ गुस्से या जिद की बात नहीं रही, ये एक ऐसी हालत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो शायद मैं अपनी बहन को खो दूंगा। मैंने उसे धीरे से सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मैं उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि मुझे कुछ बड़ा करना होगा। मुझे उसके इलाज के लिए सही कदम उठाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी के सारे प्लान क्यों ना बदलने पड़े। क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरी बहन थी और उसकी ज़िंदगी थी, और मैं उसे ऐसे टूटने नहीं दे सकता था। अब चाहे जो भी करना पड़े, मैं उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल कर ही रहूँगा। फिर मैंने उसे धीरे से पकड़कर सोफे पर बैठा दिया था। वो थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज़ चल रही थी और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
मैं भी उसके पास ही नीचे ज़मीन पर बैठ गया था ताकि उसे लगे कि मैं उसके साथ हूँ। मैं धीरे से उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गया और बहुत प्यार से उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ क्या बात है? तुम्हें क्या परेशानी है? वो पहले तो चुप रही, बस नीचे देखती रही। फिर उसने कांपते हुए अपने उस हाथ की तरफ इशारा किया और बोली, उसने मेरे इस हाथ को छुआ था। मुझे ये हाथ गंदा लग रहा है, इसलिए मैं इसे काट देना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और बहुत नरमी से उससे कहा, अगर तुम्हें यह हाथ गंदा लग रहा है तो मैं खुद इसे धो दूंगा। हम इसे साफ कर लेंगे, तुम ऐसा मत सोचो। वो रोते हुए बोली, नहीं भैया, मैं इसे कितनी भी बार धो लूँ, कितनी भी बार साफ कर लूँ, मुझे ये फिर भी गंदा लगता है। ये मुझे अंदर से दर्द देता है। उसकी बातों में इतना दर्द था कि मेरी आंखें भी भर आईं, लेकिन मैंने अपने आंसू रोक लिए, क्योंकि उस वक्त उसे मेरी ज़रूरत थी। मैं उसके और करीब आ गया और धीरे से कहा, मुझे सच बताओ, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? तुम जानती हो ना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम बस मुझे एक बार बता दो वो कौन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अकेली नहीं हो। वो मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने धीरे से सर हिलाया और बोली, नहीं भैया, मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे पता है, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप उसे मार दोगे और मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। उसकी ये बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन वो डर के कारण बता नहीं पा रही है। मैंने उसे और शांत करने की कोशिश की और कहा, देखो, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो भी हुआ है हम उसे ठीक करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना। तुम ऐसे छुरी लेकर बैठोगी तो माँ कितनी डर जाती है, तुम्हें पता है ना। हमारी दुनिया में अब बस माँ ही है, हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुमने कभी सोचा भी है? वो मेरी बात ध्यान से सुन रही थी। फिर धीरे से उसने सर हिलाकर कहा कि हाँ। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। माँ हर समय तुम्हारा ख्याल रखती है। अगर तुम इस तरह उन्हें डराओगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। तुम्हें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अब तुम ऐसा नहीं करोगी ना? उसने फिर से धीरे से हाँ में सर हिला दिया। वो मेरी बात मानती थी, हमेशा मानती थी, लेकिन उसकी जो टूटी फूटी बातें थी वो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आती थी। पर उसके पीछे जो दर्द था वो मुझे साफ दिख रहा था और वही मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता था। मैंने कई बार उससे पूछा था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन हर बार वो चुप हो जाती थी या बात बदल देती थी। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। मैंने उसका हाथ अपने सर पर रखा और उससे कहा, देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मेरे सर पर हाथ रखकर बताओ, वो कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है? मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगा। लेकिन वो फिर से डर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। और इतना कहकर वो उठी और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैं वहीं बैठा रह गया, उसके जाते हुए कदमों को देखता हुआ। मेरे अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक बेचैनी भी थी कि आखिर वो कौन है जिसने मेरी बहन को इस हालत में पहुंचा दिया और मैं ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उस पल मैंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच का पता लगाकर रहूंगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी बहन की बात नहीं थी, ये मेरे अस्तित्व की बात थी, मेरे अपने खून की बात थी और मैं उसे ऐसे टूटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। मेरी बहन जैसे ही कमरे के अंदर गई, घर का माहौल अचानक बदल गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हलचल थी, जो आवाजें थी, वो सब एकदम से कहीं खो गई हूँ। मैं वहीं खड़ा रह गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। उनका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भीगा हुआ था, उनकी आंखें सूज चुकी थी और उनमें इतना दर्द था कि मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। जैसे ही वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और अचानक से वो जोर जोर से रोने लगी। उनका रोना सिर्फ आवाज नहीं था, वो उनके अंदर के डर और दर्द का सबूत था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, कुछ करो शौर्य, मैं अपने बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं उसे खो नहीं सकती। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर भी एक अजीब सा डर जाग गया, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, आप हिम्मत रखिए,
इस तरह की बातें मत करिए, अभी हमें मजबूत रहना होगा। आपको पता है ना, वो इस वक्त ठीक नहीं है, उसका दिमाग बहुत परेशान है। वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातों में उलझी हुई है जो उसे तोड़ रही हैं। हमें उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। आप उसके पास बैठिए, उससे प्यार से बात करिए, उससे पूछिए कि रात को क्या हुआ था। वो जो भी बात है वही उसे खा रही है। जब तक वो किसी को बताएगी नहीं, उसका दिल हल्का नहीं होगा। मेरी बात सुनकर माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी था। उन्होंने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं हर दिन उसके पास बैठती हूँ, उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। वो बस चुप रहती है या फिर अचानक गुस्सा करने लगती है, और कभी कभी वो ऐसी बातें कहती है जिससे मैं डर जाती हूँ। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करती है। मैं बहुत डर गई हूँ बेटा, तुम कुछ करो, मेरी बेटी को बचा लो। अगर उसने सच में कुछ कर लिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने उसे छुपाते हुए कहा कि आप ऐसा मत सोचिए, वो कुछ नहीं करेगी, हम उसे संभाल लेंगे। लेकिन उसी वक्त मेरे मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जिससे हमारी बदनामी हो। लोग क्या कहेंगे, वो उसे ताने देंगे और हमारे बारे में भी बातें बनाएंगे। मेरी ये बात सुनकर माँ अचानक चुप हो गई। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया और वो एक कदम पीछे हट गईं। उनके चेहरे पर अब सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी चोट थी, जैसे मैंने उन्हें अंदर से तोड़ दिया हो। उन्होंने मुझे देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर उस दिन सच में कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? क्या उस दिन भी तुम अपनी इज्जत के बारे में ही सोचोगे? क्या उस दिन भी तुम अकेले रह जाओगे? उनकी ये बात मेरे दिल में चुभ गई, लेकिन मैंने फिर भी खुद को नहीं बदला और कहा कि हाँ, मैं अकेला रह लूंगा। मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत जरूरी है। शायद मेरी ये बात सुनकर उनका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गईं। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने घर से बाहर निकलने का फैसला किया और बिना पीछे देखे बाहर आ गया। मेरे कदम अपने आप हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी घर में ही अटका हुआ था। और उसके साथ साथ एक और बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि प्रोफेसर विनय का चेहरा, वो बार बार मेरे सामने आ रहा था। मैं सोच रहा था कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। उनका वहाँ होना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं चलते चलते अपना फ़ोन देखने लगा, तभी मुझे अपने असिस्टेंट का मैसेज दिखा। उसमें लिखा था कि सर, आपके जाने के बाद एक विनय नाम का मरीज़ आया है, उसे कैंसर है और वो आखिरी हालत में है। उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ये पढ़ते ही मैं रुक गया। मेरे हाथ हल्के से काँपने लगे, क्योंकि जो मैंने देखा था और जो अब सुन रहा था, वो दोनों एक जैसे थे। मुझे अपनी आँखों पर भरोसा था, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा अपने असिस्टेंट को मैसेज करके पूछा, और जब उसने वही बात फिर से बताई तो मैं अंदर से हिल गया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में किसी की बद्दुआ सच हो सकती है, कि ये सब बस एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और है। मैं इन सब बातों में इतना उलझ गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मुझे पहले कहीं और जाना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां मुझे थोड़ा सुकून मिल सके। मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली और एक पार्क की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और धीरे से उतरकर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। चारों तरफ शांति थी, हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा और फिर अचानक मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं रोने लगा। पहले धीरे और फिर जोर जोर से, जैसे मेरे अंदर जो कुछ भी जमा था वो सब बाहर आ रहा हो। मैं खुद से ही कह रहा था कि ये सब झूठ है। ये झूठ है कि मुझे किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता। ये झूठ है कि मुझे अपनी माँ और बहन की हालत देखकर दुख नहीं होता। सच तो ये है कि मैं अंदर से बहुत डर गया हूँ। मैं टूट रहा हूँ, लेकिन मैं दिखावा कर रहा हूँ कि मैं मजबूत हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से यही सिखाया गया कि अपने दर्द को छुपाओ और मजबूत बनो। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि अब मैं और नहीं छुपा सकता। मैं अपनी माँ के आंसू नहीं भूल पा रहा था। मैं अपनी बहन का वो चेहरा नहीं भूल पा रहा था, जो डर और दर्द से भरा हुआ था। और मैं खुद को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं सच में कुछ बुरा ना हो जाए। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रोता रहा, जब तक मेरी सांसें भारी नहीं हो गईं और मेरी आंखें थक नहीं गईं। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं जितना खुद को मजबूत समझता था, उतना हूँ नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी किसी की ज़रूरत है जो मुझे समझे और जो मेरे साथ खड़ा रहे, जो मुझे ये कहे कि सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। मैं पूरी तरह अकेला था और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, क्योंकि कभी-कभी इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वो अंदर से खाली महसूस करता है। और उस वक्त मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था, जैसे मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा। बस एक सन्नाटा, एक डर और एक ऐसा दर्द जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कि मैं अपने जज़्बातों को छुपाकर खुद को मज़बूत दिखाने की कोशिश करता रहा। लेकिन सच ये था कि मैं अंदर से टूट रहा था और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कब तक ऐसे खुद को सँभाल पाऊँगा। और उस शाम का वो समय मेरी ज़िंदगी का ऐसा पल बन गया था, जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाऊँगा। क्योंकि उस दिन पहली बार मुझे अपने ही दिल की सच्चाई से सामना हुआ था और पहली बार मैंने महसूस किया था कि दर्द को दबाने से वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। और शायद अब वक्त आ गया था कि मैं अपने आप से सच बोलूं और अपने अंदर के उस डर को स्वीकार करूं जो मुझे हर पल खा रहा था। मैं पार्क की उस बेंच पर बैठा हुआ था और धीरे धीरे मेरा मन जैसे कहीं पीछे जाने लगा था, जैसे मैं अपने ही ख्यालों में खोता जा रहा था। और देखते ही देखते मैं कुछ साल पीछे पहुंच गया था, उस वक्त की तरफ जब सब कुछ ठीक था, जब जिंदगी इतनी उलझी हुई नहीं थी, जब घर में हंसी थी, सुकून था। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी थे, वो हमारे साथ थे। मेरे पिताजी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और हमारे पास तब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर बड़ा था, गाड़ियाँ थी, नौकर थे, हर वो चीज़ थी जो एक अच्छे जीवन के लिए चाहिए होती है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो चीज़ सबसे कीमती थी, वो थी हमारे परिवार का साथ और प्यार। मुझे आज भी वो दिन बहुत साफ याद है, जब मैं अपने पिताजी के साथ एक सरकारी स्कूल गया था। वो वहाँ डोनेशन देने गए थे। मैं उस दिन उनके साथ बस यूं ही चला गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा असर छोड़ जाएगा। जैसे ही हम स्कूल पहुंचे, मैंने चारों तरफ देखना शुरू किया। वो स्कूल हमारे स्कूल से बहुत अलग था। दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था, बच्चे साधारण कपड़ों में थे, कुछ के पास सही किताबें भी नहीं थी। लेकिन फिर भी वहाँ एक अलग सी सच्चाई थी, एक सादगी थी, जो मुझे अंदर तक छू रही थी। मेरे पिताजी प्रिंसिपल के कमरे में चले गए और मैं बाहर घूमने लगा था। मुझे हर चीज़ देखने का मन कर रहा था। मैं धीरे धीरे चलते हुए क्लास के पास पहुंचा और अंदर झांक कर देखने लगा। वहां जो मैंने देखा, उसने मुझे रोक लिया। उस क्लास में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन वो पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था। वो पहले अंग्रेजी में कुछ समझाते थे, फिर उसी बात को आसान हिंदी में बताते थे और फिर उदाहरण देकर बच्चों को समझाते थे। बच्चे भी पूरे ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। कोई शोर नहीं कर रहा था, सबकी नज़रें बस उन्हीं पर थी। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो अंदर आकर बैठो। उनकी आवाज़ में एक अपनापन था, जैसे वो मुझे पहले से जानते हों। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो अपने पिताजी के साथ यहाँ आया हूँ, वो डोनेशन देने आए हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जो हमारे स्कूल की मदद कर रहे हैं। अगर हम उन्हें कुछ सिखा सके तो यह हमारे लिए और भी अच्छी बात है। तुम यहाँ आओ और बैठ जाओ। उनकी बात सुनकर मैं अंदर गया और एक खाली जगह पर बैठ गया और फिर मैंने ध्यान से उनकी क्लास सुनी। जिस तरह से वो पढ़ा रहे थे, वो सच में बहुत खास था। वो हर बच्चे को बराबर से ध्यान दे रहे थे, किसी को डांट नहीं रहे थे, बल्कि प्यार से समझा रहे थे। और अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता, तो वो उसे फिर से अलग तरीके से समझाते थे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने हमेशा से सुना था कि सरकारी स्कूलों में टीचर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। वो टीचर इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे कि मुझे लगा हमारे महंगे स्कूल के टीचर भी शायद ऐसे नहीं पढ़ाते होंगे। धीरे धीरे क्लास खत्म हो गई और सारे बच्चे बाहर जाने लगे, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि मैं अभी भी उनके बारे में सोच रहा था। तभी मैंने अपने बगल में बैठे एक बच्चे से पूछा कि ये सर कैसे हैं। वो मुझे थोड़ा अजीब नज़रों से देखने लगा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा मतलब है वो बच्चों के साथ कैसे रहते हैं। तो वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, ये बहुत अच्छे सर हैं, ये हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। अगर किसी बच्चे के पास किताबें नहीं होती तो वो खुद दिलवाते हैं। अगर किसी के पास जूते नहीं होते तो वो जूते भी ला कर देते हैं। अगर किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं होती तो वो भी दिलाते हैं। और अगर किसी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो वहाँ तक मदद करते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कोई टीचर देखा था जो इतना सब करता हो।
मुझे उनके लिए बहुत इज्जत महसूस हुई। थोड़ी देर के बाद मेरे पिताजी भी वापस आ गए और हम वहां से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद मैं उन सर को भूल नहीं पाया। उनका चेहरा, उनकी आवाज़, उनका पढ़ाने का तरीका, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग में बस गया था। मैंने घर आकर अपने पिताजी को उनके बारे में बताया, तो वो भी ये सुनकर खुश हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गए और शायद वो इस बात को भूल भी गए। लेकिन मैं नहीं भूला था। मैंने ये बात अपनी छोटी बहन को भी बताई, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, मुझे भी उन सर से मिलना है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कैसे पढ़ाते हैं। सच कहूँ तो मेरा भी मन था उनसे दोबारा मिलने का। मैंने ड्राइवर से कहा और उसने पहले पिताजी से अनुमति ली, फिर हमें लेकर उसी स्कूल गया। जब हम दोनों फिर से उस क्लास में पहुंचे, तो उन सर ने हमें देखा और हमें पहचान लिया। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने हमें अपने कमरे में बुलाया और बहुत प्यार से बात की। उन्होंने कहा, तुम दोनों यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने धीरे से कहा कि कुछ दिनों के बाद वो रिटायर होने वाले हैं। अगर हम चाहें तो उनसे मिलते रहें। वो बच्चों को घर पर भी पढ़ाते हैं और अगर हम उनके घर आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने बताया कि उनके 4 बेटे हैं और अगर हम उनसे मिलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी अपने से मिल रहे हों। उस दिन जब हम वहाँ से लौटे तो मेरे दिल में एक अलग सी खुशी थी और मुझे नहीं पता था कि वही इंसान आगे चलकर मेरी ज़िंदगी की कहानी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा। फिर हम दोनों वहाँ से घर वापस आ गए थे। रास्ते भर और मेरी बहन उसी सर के बारे में बात कर रहे थे। उसे तो बस उनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही थी और वो बार-बार कह रही थी कि उसे उनके पास पढ़ना है। वहीं मैं भी अंदर से यही चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा शांत था क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ने वाला इंसान था। घर पहुंचकर मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की और उनसे पूछा कि क्या हम उन सर के पास ट्यूशन पढ़ने जा सकते हैं। पिताजी ने पहले तो थोड़ा सोचा, लेकिन फिर उन्होंने हामी भर दी और कहा कि अगर तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है और पढ़ाई में फ़ायदा है तो तुम जा सकते हो। उनकी बात सुनकर हम दोनों बहन भाई बहुत खुश हो गए थे। अगले दिन शाम को मैं और मेरी बहन अच्छे से तैयार होकर उनके घर गए थे। उनका घर स्कूल के पास ही एक सादे से इलाके में था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और सुकून देने वाला था। वहाँ कुछ बच्चे पहले से बैठे हुए थे और वो उन्हें पढ़ा रहे थे। मैंने ये देखकर हैरानी और खुशी दोनों महसूस की कि वो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे, खासकर उन बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त मेरे मन में उनके लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी। मुझे लगा कि सच में ये इंसान बहुत अलग है, बहुत अच्छा है। मैं उनके चारों बेटों से भी मिला था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जैसे वो अंदर से वैसे नहीं हैं, जैसे बाहर से दिखते हैं। उनकी नज़रों में एक अजीब सा भाव था, जिसे मैं समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस ज़रूर कर रहा था। इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा बात करना सही नहीं समझा और सीधा सर के पास जाकर बैठ गया। मैं उनके साथ बैठकर बातें करता रहा और उनका पढ़ाने का तरीका मुझे हर दिन और ज़्यादा पसंद आने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और मैंने उनसे ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। मेरी बहन भी मेरे साथ जाती थी। वो पढ़ाई के बाद वहाँ खेलती भी थी, खासकर उनके सबसे छोटे बेटे राहुल के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों साथ में खेलते थे, हंसते थे, लेकिन मुझे वो लड़का भी कुछ खास पसंद नहीं था। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब लगता था। कई बार मन करता था कि मैं अपनी बहन को मना कर दूं कि वो उससे बात न करे, लेकिन फिर मैं सोचता था कि वो अभी छोटी है। अगर मैंने उसे रोका तो शायद उसे बुरा लगे और उसे समझ भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं हमेशा उस पर नज़र रखता था, उसका ध्यान रखता था ताकि वो सुरक्षित रहे। और धीरे धीरे मैं उस सर को अपना आइडल मानने लगा था। मुझे लगता था कि मैं भी बड़ा होकर उन्हीं की तरह बनूंगा, लोगों की मदद करूंगा और सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन मैं बिना बताए उनके घर चला गया था। मुझे लगा था कि उनसे मिलकर बात करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। वो सुकून नहीं था जो पहले होता था। मैं धीरे से अंदर बढ़ा और जैसे ही मैंने हॉल की तरफ कदम रखा, मैंने देखा कि सर एक छोटी सी बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। वो बच्ची डरी हुई थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए मैं वहीं जम गया, लेकिन फिर अचानक मेरे अंदर गुस्सा और डर दोनों एक साथ उमड़ पड़े। मैं तुरंत उनके पास गया और उस बच्ची को उनसे अलग किया। मेरा हाथ गुस्से में उनके ऊपर उठ गया था। मैं उन्हें मार देना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया
क्योंकि उस वक्त उस बच्ची को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। वो बच्ची रो रही थी, काँप रही थी। मैंने उसे सहारा दिया और उसे बाहर लेकर आया। हम उसे गाड़ी तक लेकर गए। मैंने उसे बिठाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने उससे धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने रोते हुए कहा, उसका नाम काव्या है। वो बार-बार कह रही थी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। वो बहुत डर गई थी और बस अपने घर जाना चाहती थी। मैंने उसे पानी पिलाया और उसे समझाया कि अब वो सुरक्षित है। फिर मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया। रास्ते भर वो चुप रही और रोती रही और मैं खुद अंदर से टूटता जा रहा था। जब मैंने उसे उसके घर छोड़ा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब मुझे वापस जाकर उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं उस घर के पास भी नहीं जाना चाहता था। मैं सीधा अपने घर आ गया और उस दिन के बाद 1 हफ्ते तक मैं उनसे मिलने नहीं गया। लेकिन मेरा दिमाग हर वक्त उसी बात में उलझा रहता था। मैं बार-बार यही सोचता था कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, जो सामने इतना अच्छा बनता है, जो बच्चों की मदद करता है, जो सबके लिए एक मिसाल लगता है, उसकी असली सच्चाई इतनी गंदी कैसे हो सकती है? मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था और यही सोच-सोच कर मैं अंदर से बीमार होने लगा था। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था, मैं बस चुप रहता था और उसी घटना को याद करता रहता था। उस इंसान की तस्वीर जो मैंने अपने मन में बनाई थी, वो पूरी तरह टूट चुकी थी और अब उसकी जगह एक डर और घिन ने ले ली थी। मुझे खुद से भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे अपना आइडियल क्यों माना। एक दिन मैंने तय किया कि मुझे उससे बात करनी ही होगी। मुझे जवाब चाहिए था। मैं ये जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं फिर से उसके घर गया। लेकिन इस बार जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। मैंने बहुत कहा कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं बार-बार दरवाजे पर खड़ा होकर यही कहता रहा कि मुझे बस एक बार उनसे मिलने दिया जाए, मुझे उनसे कुछ पूछना है। लेकिन मेरी बात अनसुनी कर दी गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक अधूरा सा सवाल भी जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की थी। मैंने बार-बार दरवाजे पर खड़े होकर उनसे मिलने की गुजारिश की थी। लेकिन हर बार मुझे यही जवाब मिला कि सर किसी से नहीं मिलना चाहते और आखिर में खुद उन्होंने भी मना कर दिया था। उस दिन मैं बहुत भारी दिल लेकर वापस घर आ गया था। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मैं बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर से जैसे सब कुछ टूट चुका था। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अपने ख्यालों में खोया रहता था। फिर एक दिन मैं उसी लड़की के घर के पास से गुजर रहा था, तभी मैंने उसे देखा। वो घर के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। मैंने उसे देखा तो मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुझे पहचान गई। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ। वो उठकर गेट के पास आ गई थी और मैं भी वहीं खड़ा हो गया था। मैंने उससे हालचाल पूछा और थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने उससे उसका नंबर मांगा। पहले तो वो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन मैंने उसे समझाया कि मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ और अगर उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे कॉल कर सकती है, इसलिए मैं उसका नंबर मांग रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने थोड़ी देर सोचा और फिर अपना नंबर दे दिया। उस दिन के बाद धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। पहले कभी कभी, फिर रोज़ हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और न जाने कब वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था। उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसका सीधा सा स्वभाव मुझे अंदर से सुकून देता था। मेरी पढ़ाई भी खत्म होने वाली थी और उसकी भी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बता दी। मैंने उससे शादी के लिए पूछा और कुछ पल चुप रहने के बाद उसने हाँ कह दिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई हो। मैंने अपने मन में सब कुछ सोच लिया था कि आगे क्या करना है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर आगे मेडिकल की पढ़ाई करूंगा, डॉक्टर बनूंगा और फिर अपनी माँ से उसके लिए रिश्ता भेजूंगा। मैं एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीना चाहता था, जहाँ मेरा परिवार हो और वो हो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि काव्या ने अपनी जान दे दी है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरे घर पुलिस भी आई। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैं जितना जानता था मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन जो बात मुझे बाद में पता चली उसने मुझे अंदर से हिला दिया।
मुझे पता चला कि उस प्रोफेसर ने काव्या के साथ बहुत गलत किया था। उसने उसे नोट्स देने के बहाने बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती की और वो ये सब सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया। ये सुनकर मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मुझे उस आदमी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे मार देना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इस बेबसी ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं पहले जैसा नहीं रहा था, मैं बहुत बदल गया था। मैं अपनी ही दुनिया में खो गया था और अपने परिवार से भी दूर होने लगा था। इसी बीच मेरे पिताजी का भी निधन हो गया। ये मेरे लिए एक और बड़ा झटका था, लेकिन अब मेरे अंदर जैसे कुछ बचा ही नहीं था। मेरा दिल पत्थर जैसा हो गया था। मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस अपने एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे रहा था कि मुझे अब अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था ताकि मैं अपने दर्द से दूर रह सकूं, लेकिन अंदर का खालीपन कहीं नहीं गया। उसी दौरान मेरी बहन के साथ भी बहुत कुछ गलत हो गया था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी और जब वापस आई तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो डरी हुई थी, टूटी हुई थी और उस घटना के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। उसे हर बात से डर लगने लगा था। वो अकेले रहने लगी थी और उस बात को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उसका डर आज भी खत्म नहीं हुआ था। ये सब याद करते करते मैं फिर से आज उसी पार्क में बैठा हुआ था। हवा का एक तेज झोंका आया और मैं जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। मैंने अपने आंसू पोंछे और धीरे से खड़ा हो गया। वो जगह मेरे लिए बहुत खास थी। मैं अक्सर वहां आकर बैठता था। जब भी मैं बहुत परेशान होता था, मैं वहीं बैठकर अपने आप से बातें करता था। लेकिन अब मुझे वापस हॉस्पिटल जाना था। मैंने एक आखिरी बार उस जगह को देखा और फिर धीरे धीरे वहां से निकल गया, क्योंकि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। मैं भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था। हॉस्पिटल पहुंचकर भी मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। मेरे दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी और सबसे ज्यादा प्रोफेसर का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उससे प्रोफेसर के बारे में पूछा तो उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने कहा कि सर वो यहीं हॉस्पिटल में ही रहते हैं, अक्सर रात भी यहीं गुजारते हैं, उनका इलाज भी यहीं चल रहा है और अब वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। उसने ये भी बताया कि वो एक समय में बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन आज उनके अपने ही चारों बेटों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कोई भी उनके साथ नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज जब उन्हें अपने लोगों की ज़रूरत थी, तो सबने उन्हें छोड़ दिया। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी भावना उठी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे वहां से निकल गया। मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे उनसे मिलना ही होगा। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, तो वो मुझे देखकर हैरान रह गए। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उनसे फिर से मिलूंगा। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोने लगे। वो फूट फूट कर रो रहे थे और मुझसे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उनकी ये हालत देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि मैंने अभी तक उनसे कुछ कहा भी नहीं था और वो खुद ही सब कुछ कबूल करने लगे थे। वो मुझे अपने गुनाह के बारे में बताने लगे। वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत गलत किया है और अब उन्हें अपने हर एक कर्म का पछतावा हो रहा है। मैंने उन्हें देखा और मेरे अंदर गुस्सा फिर से जाग गया। मैंने उनसे कहा, अगर तुम्हें इतना ही पछतावा था, तो तुमने वो सब किया ही क्यों? तुमने मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। उस दिन से मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। मुझे लगता था जैसे तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। मेरी बात सुनकर वो और ज़्यादा रोने लगे और उन्होंने जो अगली बात कही उसे सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरी बहन के साथ हुआ, उसमें उनके अपने बेटों का हाथ था। उनके बेटों ने ही उसके साथ गलत किया था और वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। वो ये सब बताते हुए खुद को कोस रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे, खुद को गालियां दे रहे थे, दोषी मान रहे थे। मैं ये सब सुनकर पूरी तरह हिल गया था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जिस इंसान को मैंने कभी अपना आदर्श माना था, आज वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही का कारण बन गया था। मेरी बहन और काव्या दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी और मैं कुछ नहीं कर पाया था। वो मेरे सामने रो रहे थे, मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और उनके आंसू देखकर मुझे एक पल के लिए उन पर तरस भी आया, क्योंकि अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो ज़्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रहने वाले थे। शायद उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और उनसे कहा कि मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा और तुम्हारे बेटों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा।
मैं उसे जेल भेजकर ही रहूंगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर हिलाया और कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, वो पुलिस के सामने सच बोलेंगे और अपने बेटे के खिलाफ गवाही देंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि अब मुझे लगा कि शायद मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला पाऊंगा। मैं वहां से निकलकर सीधे घर गया और अपनी बहन से बात। उसने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि भैया रहने दो, अब ये सब मत करो। लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर हम चुप रहेंगे तो ऐसे लोग और भी हिम्मत करेंगे और किसी और की जिंदगी बर्बाद करेंगे। मैं ये सब होने नहीं दूंगा। उसके बाद मैं पुलिस के पास गया और मैंने रिपोर्ट लिखवाई। प्रोफेसर ने भी अपने बेटे के खिलाफ बयान दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कुछ ही समय में उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। कुछ दिनों बाद ही प्रोफेसर की मौत हो गई। मुझे उनकी मौत का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ नफरत बची थी। लेकिन एक बात जरूर थी कि उन्होंने आखिरी समय में सच बोलकर मेरी बहन के लिए इंसाफ का रास्ता आसान कर दिया। मैंने अपनी बहन का इलाज एक अच्छे अस्पताल में शुरू करवाया और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी, क्योंकि अब उसे ये एहसास हो रहा था कि उसके साथ गलत करने वाले को सजा मिल रही है और शायद यही उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। इस पूरी कहानी ने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात सीखी थी कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान को ठोकर खाकर ही समझ आती है, और हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ चीजें बाहर से जितनी अच्छी दिखती हैं, अंदर से उतनी ही खोखली और खतरनाक होती हैं। और अब मैं वो इंसान नहीं था जो पहले था। अब मैं ज्यादा शांत था, ज्यादा समझदार था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं अब भी टूटा हुआ था। और शायद ये टूटन अब जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाली थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।